हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए फ्रांस ने रची थी बहुत बड़ी साजिश। क्या भारत के सबसे भरोसेमंद पार्टनर पर सनसनीखेज आरोप क्या सच है? सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का शपथ लेते ही सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों, तो वही आपको बताएंगे क्या विदेश नीति के नायक रहे जयशंकर जी क्या बनेंगे इस बार भी विदेश मंत्री या फिर नहीं, या कोई और करेंगे इस बात का सबसे बड़ा खुलासा। क्या चौंकाएंगे नरेंद्र मोदी जी? तो वहीं दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए फ्रांस ने रची थी साजिश। भारत के सबसे भरोसेमंद पार्टनर पर सनसनीखेज आरोप। जी हाँ, क्या भारत के 2024 के लोकसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सुनियोजित तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया। और क्या एक खास राजनीतिक पार्टी को लाखों डॉलर दिए ताकि नरेंद्र मोदी को फिर से सरकार बनाने से रोका जा सके। ये सनसनीखेज खुलासा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि साजिश का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को हराना और अपने वफादार लोगों को सत्ता में बैठाकर अपना वर्चस्व स्थापित करना था। जी हाँ दोस्तों, खुलासा किया गया है कि चुनाव तय होने से करीब 5 साल पहले ही ऐसी गतिविधियां शुरू हो गई थी, जबकि बड़ी संख्या में बीजेपी विरोधी मीडिया आउटलेट्स ने भारी मात्रा में नकदी के बदले इस साजिश में हाथ मिलाया था। जी हां, खुलासा किया गया है कि फ्रांसीसी मीडिया ने मोदी सरकार को निशाना बनाकर दर्जनों लेख प्रकाशित किए ताकि उस प्रोपेगेंडा को आधार बनाकर मोदी सरकार 3.0 को रोका जा सके। फ्रांसीसी मीडिया में भारतीय चुनावों को निशाने पर रखकर एजेंडा आधारित लेख, रिपोर्ट और विश्लेषण प्रकाशित किए गए। खुलासा किया गया है कि फ्रांसीसी मीडिया में छपे ज्यादातर लेख और विश्लेषण भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने और एक खास राजनीतिक पार्टी को भारत के लोकतंत्र के रक्षक के रूप में पेश करने के मकसद के साथ लिखा गया। जी हाँ दोस्तों, आप ये डिसइंफो लैब का ट्वीट भी देख पा रहे होंगे एक्स पर, जो हमने आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया है, जिसमें एक्सपोज करके लिखा हुआ है कि मिलियंस ऑफ डॉलर फंडेड टू इम्पैक्ट इंडियन इलेक्शन रिजल्ट्स। जी हाँ, यानी कि मिलियन ऑफ डॉलर का फंड किया गया है ताकि भारतीय इलेक्शन के रिजल्ट को चोट पहुंचाया जा सके, इम्पैक्ट किया जा सके, इसको नुकसान पहुंचाया जा सके, मोदी के छवि को खराब किया जा सके और एक विशेष पार्टी को दिखाया जा सके कि वो भारत का रक्षक है। ऐसे में ये सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों कोई और आपको नहीं बताएगा। हम तरह तरह से खबरें आपको ढूंढ कर लाते हैं और आपको ये सच्ची खबर बता रहे, जहां पर आप ये प्रूफ के साथ डिसइंफो लैब का ट्वीट भी देख पा रहे हैं। आपको बता दें, डिसइंफॉर्मेशन लैब नाम के एक रिसर्च ग्रुप ने कुछ प्रमुख फ्रांसीसी समाचार पत्रों और मीडिया आउटलेट्स का दस्तावेजीकरण किया है, जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ भारत में मतदाताओं को गुमराह करने के मकसद से अपने नैरेटिव और एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। खुलासा किया गया है कि इस बार आश्चर्यजनक रूप से फ्रांस के सबसे पुराने और प्रभावशाली माने जाने वाले समाचार पत्र ले मोंडे सहित फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट भी इस बीजेपी विरोधी और मोदी विरोधी प्रचार अभियान में शामिल हो गए हैं। जी हां, डिसइंफॉर्मेशन लैब के मुताबिक अकेले फ्रांसीसी अखबार ले मोंडे ने बड़ी संख्या में लेख प्रकाशित किया, जिनमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया था और उस आधार पर मोदी को तानाशाह करार दिया गया था, जो भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया से लेकर भारत की अलोकतांत्रिक प्रकृति, मुसलमानों को कलंकित करने से लेकर बढ़ती तानाशाही तक के मनगढ़ंत विषयों पर आधारित था। दोस्तों ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अगर आप भी मानते हैं कि फ्रांस में जारी करने वाले और फ्रांस से बैठ करके भारत के इलेक्शन को प्रभावित करने वाले इन एजेंसियों को करारा जवाब मिलेगा मोदी सरकार की तरफ से, तो कमेंट में इसकी क्या सजा होनी चाहिए दोस्तों, और क्या फ्रांस के साथ संबंध भी उसी तरीके से होना चाहिए भारत का? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी को हराने के लिए फ्रांस ने जो साजिशें रची हैं, इस पर आप अपनी क्या निजी राय देना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर किसी को पता चल सके कि पीएम मोदी को तानाशाह बनाने की कहानी कहां से शुरू हुई थी। जी हां दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा, रिक्वेस्ट है। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दे, जहां पर मोदी गवर्नमेंट 3.0 को लेकर बड़ी खबर, जहां विदेश नीति के नायक रहे जयशंकर जी या कोई और अगला विदेश मंत्री होगा, कौन चौंकाएंगे? क्या नरेंद्र
नरेंद्र मोदी जी क्या जयशंकर जी ही होंगे विदेश मंत्री? आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन में आयोजित हो रहे मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह से पहले एनडीए के सहयोगी दलों के बीच मंत्री पद के बंटवारे को लेकर अटकलें तेज हो गई है। अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी जैसे नेताओं को कैबिनेट में शीर्ष मंत्री पद के लिए संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं एनडीए खेमे के कई अन्य नेताओं के नाम भी चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी के कई नेताओं को मंत्री पद के लिए फोन किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि अब तक जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर, जेडीएस सांसद एचडी कुमारा स्वामी और टीडीपी सांसद डॉक्टर पी चंद्रशेखर और राम मोहन नायडू को मंत्री पद के लिए फोन किया गया है। इसके अलावा सूत्रों ने बताया है कि लोजपा, जो कि रामविलास की पार्टी है, उनके प्रमुख चिराग पासवान, एचएएम सुप्रीमो जीतन राम मांझी, अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और रालोद के जयंत चौधरी को भी मोदी 3.0 सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई जाने की संभावना है, जो आप शपथ ग्रहण में देख ही लेंगे। लेकिन आपको बता दें, सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये है कि क्या मोदी सरकार 3.0 में विदेश मंत्री जयशंकर जी फिर से फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं? 3.0 में भारतीय विदेश मंत्रालय की कमान किसके हाथों में सौंपेगी मोदी सरकार? क्या इस बार दूसरे को विदेश मंत्री बनाकर चौंकाएंगे पीएम मोदी जी? ऐसे में आपको बता दें, विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि जयशंकर जी ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में विदेश मंत्रालय का नाम काफी बेहतरीन अंदाज में संभाला है, क्योंकि जयशंकर जी के कार्यकाल के दौरान कई वैश्विक मामलों पर दुनिया ने न सिर्फ भारत की तरफ देखा, बल्कि कई बार ऐसे पल आए जब भारत के सामने किस रास्ते पर चले इस बात की दुविधा भी पैदा हो गई थी। यूक्रेन युद्ध में रशिया के साथ खड़ा होना है या अमेरिका के साथ? इजराइल फलस्तीन युद्ध में भारत का पक्ष कैसा हो? कोविड-19 संकट के दौरान भारत दुनिया के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करे? रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत कैसे पश्चिमी देशों के विरोध का सामना करे? ये कई ऐसे अहम मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर जयशंकर जी ने बेहतरीन अंदाज में भारत का पक्ष रखा। लिहाजा विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर जी का कार्यकाल शानदार रहा है। खासकर जयशंकर जी के कार्यकाल के दौरान अमेरिका और भारत के संबंधों में काफी तेजी देखने को मिली है, जबकि जयशंकर जी ने भारत की मिडिल ईस्ट नीति को काफी बखूबी आगे बढ़ाया है। ईरान और इजराइल के बीच संतुलन बनाने के साथ ही यूरोप के साथ संबंधों को भी विस्तार दिया है। जयशंकर जी को भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन का श्रेय दिया जाता है और ये जयशंकर जी की सफल विदेश नीति का ही नतीजा था कि G20 शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन भारत ने प्रस्ताव पास करा लिया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऐसा देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री ने विदेश विभाग की सारी जिम्मेदारियां जयशंकर जी के कांधे पर डालकर निश्चिंत हो गए और जयशंकर जी ने एक भी मौका ऐसा नहीं दिया कि देश को निराश किया हो, मोदी सरकार को निराश किया हो। एक भी दिन ऐसा नहीं आया। लिहाजा पूरी संभावना इसी बात को लेकर है कि विदेश मंत्री, विदेश विभाग की जिम्मेदारी एक बार फिर से जयशंकर जी को ही दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम आपकी राय जरूर लेना चाहेंगे, क्या विदेश मंत्री जयशंकर जी को ही अगला विदेश मंत्री बनाना चाहिए? हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा। जो कहते हैं हाँ, वो साथ में कारण भी बताइएगा और ना कहने वाले तो जरूर कारण बताना मत भूलिएगा। लेकिन आपको बता दें, जो आप लोग कमेंट करके हमको बताते हैं कि जयशंकर जी जैसा ना कोई पहले कभी विदेश मंत्री हुआ है ना कभी होगा, यह आपका कहना है दोस्तों। क्या दोबारा कहना चाहेंगे तो बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दे, जहां आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन चीन ने दे दी इसी मुद्दे पर बधाई। भारत ने भी दिला दी 3 ये बातें याद। दरअसल मनोनीत प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरी बार शपथ लेने से पहले ही भारत में चीन के राजदूत जी फुहोंग ने बधाई दे दी है। हालांकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभी तक पीएम मोदी जी को बधाई नहीं दी है। चीन के बधाई संदेश को स्वीकार करते हुए भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य स्थिति में बहाल करने के लिए 3 पारस्परिक संबंधों, पहला सम्मान, दूसरा पारस्परिक संवेदनशीलता और तीसरा पारस्परिक हित के महत्व को दोहराया है। तो वहीं आपको बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ भी दिल्ली पहुंच चुके थे दोस्तों। शपथ ग्रहण समारोह में ले रहे हैं हिस्सा, जो कि वाकई में इनको देखकर लग रहा है कि ये आशावादी नजर से आज भारत आए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके थे। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिल्ली पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ का गर्मजोशी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं दोस्तों। बता दें, मुइज़ की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब नवंबर में उनके राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी गिरावट आई है और राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़ ने भारत सरकार ने मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को वापस ले जाने का अनुरोध किया था। जो हमारी खबरें डेली देखते उनको पता होगा। अब ऐसे
ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी जी का शपथ लेने के लिए दोस्तों आप लोगों को अब दिल से बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और साथ में लॉन्ग लिव मोदी जी भारी मात्रा में कहिएगा। तो वहीं बड़ी खबर बता दे, 30,000 फलस्तीन समर्थकों ने चारों तरफ से घेरा व्हाइट हाउस को, बनाई पीपुल्स रेड लाइन। जी हाँ, इजराइल हमास के बीच छिड़ी जंग को 8 महीने हो चुके हैं और अब 8 महीने बाद हमास को समर्थन देने वाले प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस पर हमला बोला है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के इजराइल को सपोर्ट करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन की निंदा की है। इस प्रदर्शन में करीब 30,000 लोग शामिल हुए थे। ये प्रदर्शन शनिवार यानी 8 जून को शुरू हुआ। दोपहर तक बड़ी भारी मात्रा में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने पूरे व्हाइट हाउस को चारों ओर से घेर लिया है। तो वहीं चीन से खेती करना सीखेगा पाकिस्तान, फसल पैदावार बढ़ाने की ट्रेनिंग के लिए 1000 छात्रों को बीजिंग भेजेगा शरीफ। जी हां, पाकिस्तान ने अपने कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और पैदावार बढ़ाने के लिए चीन की मदद लेने का फैसला लिया है। पाकिस्तान आधुनिक तरीके से खेती करना सीखने के लिए चीन के यांग लिंग कृषि प्रदर्शन बेस पर 1000 छात्रों का बैच भेजेगा। चीन में ट्रेनिंग के बाद ये छात्र पाकिस्तान में लौटकर किसानों को मॉडर्न तरीके से खेती करना सिखाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन की अपनी 5 दिन का दौरा के आखिरी दिन चीनी शहर शियान में एग्रीकल्चर डिमोन्स्ट्रेशन यानी एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है उसका डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम्पल बेस की यात्रा के दौरान शनिवार को ये ऐलान किया। उन्होंने चीन में पाकिस्तान के राजदूत को चीनी अधिकारियों के साथ मिलकर इसके लिए जरूरी प्रक्रिया को भी पूरा करने के लिए कहा है। शरीफ ने चीन के उत्तर पश्चिमी कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालय को पाकिस्तान में अपना परिसर खोलने का भी न्योता दिया है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें 2047 तक विकसित भारत बनाना है। शपथ से पहले संभावित मंत्रियों से मोदी जी की मीटिंग, कहा 5 साल का रोड मैप तैयार। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी कैबिनेट के नए सहयोगियों से कहा है कि 100 दिन एजेंडा की कार्य योजना को जमीन पर उतारना है, इसी के साथ पेंडिंग योजनाओं को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि जो आपको विभाग मिलेगा उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसकी चिंता कीजिएगा। मोदी जी ने आवास पर 22 सांसदों के साथ हुई बैठक में कहा कि 5 साल का रोड मैप भी तैयार है, आप उस पर भी जी जान से जुट जाइएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 में भारत को पूरी तरह से विकसित भारत बनाना है। जनता को एनडीए पर भरोसा है, उसे मजबूत करना है। दोस्तों ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या वाकई में 2047 तक भारत विकसित बन पाएगा? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें अनुराग ठाकुर से लेकर स्मृति ईरानी तक मोदी की नई कैबिनेट में किस किस का कटा पत्ता, कई चौंकाने वाले नाम। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, उनके साथ उनके कैबिनेट के मंत्री भी शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जी, पीयूष गोयल, अश्वनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण और मनसुख मांडविया जैसे वरिष्ठ नेताओं की जगह नई सरकार में पक्की मानी जा रही है। मगर जिन चेहरों को इस बार मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल नहीं किया गया उनकी लिस्ट चौंकाने वाली है। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि अनुराग ठाकुर से लेकर स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज चेहरों को इस बार पीएम मोदी की नई कैबिनेट में जगह नहीं मिलने वाली। जी हाँ, सूत्रों की माने तो जिन दिग्गजों को इस बार पीएम मोदी की कैबिनेट में नहीं रखा गया उसमें साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट, जनरल वीके सिंह, राजकुमार रंजन सिंह, अर्जुन मुंडा, आरके सिंह, राजीव चंद्रशेखर, निशीथ प्रामाणिक, अजय मिश्रा, टेनी सुभाष सरकार, जॉन बारला, भारती पवार, राव साहेब दानवे, कपिल पाटिल, नारायण राणे, भगवत कराड़, अश्वनी चौबे, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये तभी की सारी बड़ी खबरें, लेकिन जाते जाते प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई अवश्य दीजिएगा। साथ में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।